हाय दोस्तों, मैं लेक्चरर कमल मीणा मेरे YouTube चैनल गुरु कमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इतिहास का जो पहला मैंने वीडियो बनाया था आपको, इतिहास की बेसिक नॉलेज। इतिहास को पढ़ने से पहले हमें इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ा जाए। इतिहास मेनली किस पे चलता है? टाइम पे चलता है, समय काल परिस्थितियों पे चलता है। तो जब काल का कैलकुलेशन आना आपको बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, ईसा पूर्व, ईसवी सन, ईसा मसीह के बारे में बताया गया था। फिर मैंने विक्रम संवत के बारे में बताया आपको, फिर शक संवत के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको गुप्त संवत के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको हर्ष संवत, हिजरी संवत, ताकि हम प्रॉपर कैलकुलेट कर सके इतिहास को। और ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका टाइम पीरियड को आप कैलकुलेट करना ही नहीं आएगा, फिर आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट में वीडियो में बताई थी। अब हम इस पे आगे बढ़ते हुए इतिहास की कनेक्टिविटी करते हुए कि इतिहास एक्चुअल है क्या। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको पहले वीडियो में कि इतिहास क्या है, इति प्लस है प्लस आस, मतलब ऐसा निश्चित तौर से हुआ था, ऐसा घटित हुआ, उसकी जो जानकारी है, उसकी जानकारी हम क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि मानव अपना विकास करना चाहता है। विकास किस आधार पर करेगा? जो पिछले घट चुका है, जिसके आउटपुट हम ले चुके हैं, और वो आउटपुट हमारे किस प्रकार से हमारे जो सहायक हो सकते हैं, ताकि हम भविष्य में निरंतर और मानव जाति के कल्याण के लिए विकास कर सकें। इसके लिए हमें इतिहास पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इतिहास को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन काल का जो इतिहास है वो जब से मानव का विकास या मानव का जन्म, या हम यूं कहें दूसरे शब्दों में कि जब से इस प्रकृति या इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर 712 एडी तक, मतलब हम यूं कहें भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं का आगमन तक हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो कौन से? प्राचीन भारत का इतिहास है। जिसको आप कह सकते हो कि मोटे तौर पे इसमें हम पाषाणकालीन इतिहास भी लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता लेते हैं, वैदिक सभ्यता लेते हैं, उसके बाद में मौर्य साम्राज्य लेते हैं, फिर गुप्त वंश लेते हैं, हर्ष, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर प्राचीन इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। फिर आ जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास। ये मध्यकालीन इतिहास, इसको 712 के बाद में लेके मुस्लिम आक्रांताओं जब से आए, मोहम्मद बिन गजनवी वगैरह, तब से लेके मोहम्मद बिन कासिम से लेकर, और इसको अंग्रेज़ों के आगमन तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तक, या इसको हम यूँ कहें कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब तक का ये पार्ट, इसको किस नाम से जाना जाता है? मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। और मध्यकालीन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जब स्वतंत्रता संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, उसको वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही की स्थापना से भारत में लेके ये आधुनिक भारत का पार्ट है, जो कि भारत आज़ादी तक इसको पढ़ा जाता है। तो प्राचीन कालीन इतिहास है मेनली। अपन को यहाँ पे प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में बता दूं। प्राचीन कालीन इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन कालीन इतिहास, इसके हम 3 डिवीजन कर सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्राचीन काल का फर्स्ट भाग है प्रागैतिहासिक काल, इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको पता चलेगा प्राक प्लस इतिहास, मतलब इतिहास की शुरुआत। इस काल में आपको अच्छे से पता है कि जब मानव का पृथ्वी पर अवतरण होता है तो मानव क्या जीता था? बर्बर लाइफ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमैडिक लाइफ जीता था, घुमक्कड़ लाइफ जीता था। जैसे आज की डेट में अपने गाड़ी हलवार है, वो घुमक्कड़ लाइफ जीते हैं।
कडेरिया है, घुमक्कड़लाई जीते हैं, जो कि क्या है अपने जीवन यापन के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। ना ही तो इनके पास कोई परमानेंट खेती थी, ना ही कोई परमानेंट शहर थे, ना ही परमानेंट कोई गांव था, ना ही कोई परमानेंट इनके रिश्ते नाते थे। तो जो प्रागैतिहासिक काल था तो उसमें क्या होता है, इनके किसी प्रकार के मतलब उस काल के किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उस काल के किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण इस काल को किस श्रेणी में लिखा गया, प्रागैतिहासिक काल कहा गया, जिसमें मोटे तौर पे आपको कह सकते हो पाषाण काल। पाषाण काल में जब मानव ने पत्थरों का यूज सबसे ज्यादा किया, पत्थरों को अपना हथियार बनाया, पत्थरों को अपना औजार बनाया, सब कुछ पत्थरों पे डिपेंड किया, पत्थरों से घर जो भी है, तो पत्थरों को जब यूज किया तो पाषाण काल था। तो पाषाण काल कैसा, उसकी गिनती काउंटिंग किस में होती है, वो प्रागैतिहासिक काल के अंदर होती है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। पूछा जा सकता है कि प्रागैतिक काल का भाग है, वो आंसर दे देगा आपको कौन कौन से, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल। तो आपका करेक्शन आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा पाषाण काल। तो ये प्रागैतिहासिक काल का, वापस सुन लो, प्रागैतिहासिक काल में क्या था, प्रागैतिक काल में इंसान घुमक्कड़ लाइफ जीता था, उसके किसी प्रकार के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले। अगर कुछ साक्ष्य है तो वो क्या है, पुरातात्विक आधार पे उसके साक्ष्य मिले, तो वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। नंबर दूसरा आ जाता है आद्यैतिहासिक काल। मतलब लिखित साक्ष्य तो मिले, उपलब्ध हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। जिसकी जानकारी देते हैं हमें लिखित साक्ष्य, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, खूब सारी मोहरें मिली हैं, लगभग 400 प्लस मोहरें मिली हैं, सांकेतिक भाषा का यूज किया गया है, लेकिन अब तक इतिहासकार विद्वान इसको पढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आप पर हम बड़े गौरव के साथ पढ़ते हैं कि वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, जिसको हम कहते हैं कि ऋग वेद आधारित है, यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह, इन सब वेदों पे आधारित है। ये लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन इनको भी अभी तक ढंग से नहीं पढ़ा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि वैदिक सभ्यता कौन से काल की है या कौन से काल में मानी जाती है, कौन से काल में रखा जा सकता है। तो वैदिक सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ किसका पार्ट है, आद्यैतिहासिक काल। वैदिक को आप ऐतिहासिक में मत रख देना, वापस रिपीट कर रहा हूं। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंदर आएगा। आद्यैतिहासिक काल में क्या आएगा, ये इसमें पाषाण काल, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अंदर पहला तो आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं अपन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसका पार्ट है। दूसरा वैदिक सभ्यता, ये भी इसी का पार्ट है। ये आद्यैतिहासिक कहेंगे। पाषाण काल प्रागैतिहासिक में आएगा, आद्यैतिहासिक के अंदर क्या आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इनको भी अभी तक नहीं पढ़ा गया, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन क्लियर नहीं पढ़ा गया। तीसरा आ जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है, इनके हमें लिखित साक्ष्य उपलब्धि भी हैं, इनको हम आसानी से पढ़ा भी जा सकता है और इनको वर्तमान में यूज भी करते हैं। तो ये ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसके अंतर्गत सारे इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इस इतिहास को, फिर इन्होंने लिखित इतिहास को दो प्रकार के भागों में बांटा है। इतिहास जो पूरा तथ्य है पुरातात्विक आधारों पर, पुरातात्विक इतिहास और साहित्यिक इतिहास। जो साहित्यिक इतिहास है वो ऐतिहासिक काल का पार्ट आ जाता है, ठीक है। पुरातात्विक इतिहास में मैंने बताया कि आपको स्तंभ है, जो गुफाएं हैं, कॉइन्स है, खुदाई में जो भी चीज़ें मिली है, खिलौने हैं, मूर्तियां हैं, ये सब पार्ट किसके, मुद्राएं, सब पार्ट किसके, ये पुरातात्विक इतिहास के पार्ट है। और साहित्य इतिहास को भी एक तो धर्मेतर साहित्य, जो कि धर्म से परे है, लौकिक साहित्य कह सकते हैं आप, और एक धर्म के ऊपर आधारित लिखा गया साहित्य है, जिसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है ना, ये सारे धर्मों को लेके चलता है, हिंदू धर्म वगैरह इनको लेके चलता है। तो ये साहित्य का डिवीजन आ गया है। मैं आपको एक चीज़ रिपीट कर दूं, अगर आप इतिहास के वाकई जानकार बनना चाहते हैं, इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, तो दो चीज़ों पे ध्यान रहे।
पहली बात तो इतिहास पढ़ने से पहले आपको सम्मत वगैरह ये आ जानी चाहिए, इनको आप ढंग से पढ़ लें, समझ लें सम्मत वगैरह कैसे चले। एक इतिहास पढ़ने, जब आप शुरुआत करते हो इतिहास पढ़ने की, तो आपने एक बात पढ़ी होगी, कोई भी गाइड उठा के देख लो, कोई भी बुक उठा के देख लो, उसमें सबसे पहले जो चीज़ आएगी इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत या इतिहास की जानकारी के स्रोत आएंगे। अब आप और हम क्या करते हैं, उन स्रोतों में उलझ जाते हैं। अरे भाई, जब तेरे को पता ही नहीं हर्ष कब हुआ, हर्ष के कालीन कौन कौन, समुद्रगुप्त कब हुआ, उसके काल में कौन कौन विद्वान थे, उन्होंने क्या लिखा, तो आपको क्या पता चलेगा। इसलिए इस टॉपिक को, जो साहित्यिक स्रोत है, जानकारी के स्रोत है, इस टॉपिक को आप एंड में पढ़ें। इतिहास की जब आप खत्म करते हैं तब इसको टॉपिक को पढ़े तो आपकी बेटर समझ में आएगा, क्योंकि जो इससे रिलीवेंट चीज़ें आती जाएंगी वो आपके ऑटोमेटिक समझ में आती जाएगी। दूसरी चीज़, इतिहास की एक मानचित्रावली भी आती है, वो भी आप जान लें कि इतिहास की मानचित्रावली होती है। उसको आप, इतिहास को क्या हमेशा ज्योग्राफिकल पढ़ो। इतिहास को जानने से पहले, पढ़ने से पहले आपको ज्योग्राफिक ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इनका नक्शा तो पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पड़ रहा है, क्योंकि अब आगे जगह आएंगी, उन जगहों को आप जैसे ही पता चलोगे कि कौन से राज्य में आती है तो तुरंत आप क्लिक कर जाओगे। भीमबेटका की गुफाएं आ गई, आपको पता ही नहीं तो आप कैसे पता चलो कौन से राज्य के अंदर, राज्य का ही पता नहीं है आपको कि मध्य प्रदेश का है तो आप कैसे बता पाओगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए पहले आपको ज्योग्राफिकल ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, सम्मतों का ज्ञान होना भी जरूरी है, और इतिहास को ज्योग्राफी के साथ जोड़ना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे। अगर आप चाहते हो कि इतिहास की हमें अच्छी समझ बने, ताकि भविष्य में आप इतिहास को लेकर अपना प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, कुछ भी बन सकते। इतिहास एक बहुत बड़ा मेजर सब्जेक्ट है, बशर्ते आपको समझ इसकी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं सिंधु घाटी सभ्यता लूँगा, तब तक आप इसको थोड़ा समझें। मेरे वीडियो देखने से पहले एक बार आप उसको रीडिंग जरूर मारें, किताब के अंदर देखें, फिर वीडियो को सुने, उसके बाद फिर वापस किताब के अंदर देखें कि मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला। इन सारी चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक क्लियर नहीं होंगे। किताब, कोई भी वीडियो देखें, आप वीडियो देखने से पहले एक बार किताब की रीडिंग मार लें, फिर वीडियो देखें, फिर उसके बाद रीडिंग मार, फिर उससे रिलीवेंट जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप पूछ सकते हो, मेरे को कमेंट कर सकते हो, जान सकते हो, और आप उससे संबंधित क्वेश्चन बुक्स के अंदर दिए हुए हैं तो उनको भी सॉल्व करें और समझें। जय हिंद, जय भारत।